बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज चर्चा होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा दूर है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो एजेंडा भाजपा शासित राज्यों में दिख रहा है उसमें एक बड़ा विषय होगा मंत्रियों का परफॉर्मेंस। यानी अमित शाह मंत्रियों से भी रूबरू होंगे। शिवराज और उनकी कैबिनेट लगातार बैठ के चलेंगी, उसमें सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, प्रकोष्ठों के साथ, प्रकल्पों के साथ में तमाम जो सत्ता और संगठन की विंग है उनसे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण होगा जब वो शिवराज के मंत्रियों से रूबरू होंगे, क्योंकि यह शायद संभवतः पहला मौका होगा, चाहे वो 13 साल की बीजेपी की सरकार बनने का हो, कि जब शिवराज के मंत्री के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू होंगे या फिर मंत्री अपने जो लंबे सियासी उनका जो जीवन है या सियासी जो उनकी पारी एक लंबी खेली है, तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उसका बिंदु परफॉर्मेंस होगा। तो क्या उसके पहले शिवराज अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन करना शुरू कर देंगे? और अगर मंत्री अमित शाह के सामने जब होंगे तो अमित शाह उनसे क्या अपेक्षाएं रखेंगे और मंत्री अपनी बात कैसे रखेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहां से जो खबरें आई हैं वो यही है कि मंत्रियों ने पावर प्रेजेंटेशन दिया है, अपनी बात रखी है, अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया है, और इस दौरान मोदी सरकार की और उस राज्य के मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सब पर चर्चा हुई है। तो देखना होगा कि जब मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात होगी, वो भी अमित शाह के दरबार में, तो क्या दिशा मिलती है, क्योंकि उसके बाद ही कई समीकरण बनेंगे। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर यह दौरा तब हो रहा है जब दिल्ली में कैबिनेट की सुगबुगाहट विस्तार की बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी विस्तार के पुनर्गठन के संकेत दिए हैं, निकाय चुनाव समाप्त हो चुके होंगे, 18, 19, 20 को अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक शिवराज और उनकी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ होगी। यहीं पर कई सवाल खड़े होते हैं कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज और उनकी कैबिनेट से अगर रूबरू हो रहे हैं तो वजह क्या है? क्योंकि मंत्री अपनी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये जो मौका है, सत्ता के शीर्ष के जो पूरा नेतृत्व है प्रदेश का, वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अगर बैठ रहा है तो दोनों की अपेक्षाएं क्या होंगी, संवैधानिक तौर पर कितना सही कितना गलत। लेकिन बैठकों का दौर बीजेपी शासित राज्यों में अमित शाह जो राष्ट्र के दौरे पर निकले हैं ये शुरू हो चुका है। तो मंत्रियों के परफॉर्मेंस, मंत्री कई पुराने हैं, कई जो लगातार 13 साल से हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नए सामने आने की सुगबुगाहट भी है। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और अगर शिवराज और उनकी कैबिनेट आमने सामने बैठे होंगे तो वो परफॉर्मेंस का आकलन कैसे करेंगे, वो कौन से बिंदु होंगे, और क्या सरकार कसौटी पे होगी, और उसके बाद सत्ता और संगठन में मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक क्या कोई उलटफेर, कोई एडजस्टमेंट नए सिरे से देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गणेश साकल्य जी। गणेश साकल्य जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। सर, अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश का थोड़ा दूर है, लेकिन जो तैयारियां शुरू हुई हैं उसमें बीजेपी कार्यालय में लगातार बैठकें शुरू होंगी। तो अगर बैठकें शुरू हो रही हैं तो फिर जो आदेश संगठन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें संगठन को लेकर के भी बहुत कुछ है, और एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह मंत्रियों से रूबरू होंगे। तो इस बैठक का महत्व क्या हो संवैधानिक तौर पर, या फिर ये वजह क्या है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्रियों से रूबरू हो रहे हैं? हमको राकेश जी ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ गए, इसके पहले अन्य राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी जो है मिशन 2019 की तैयारी है पूरी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो सबसे बड़ी चिंता जो आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री की कहें हम या अमित शाह जी की कहें, तो ये चिंता उनकी जायज़ है कि एंटी इनकम्पेंसी उन राज्यों में कितनी है जहां हमारी सरकारें 2 बार से हैं, 3 बार से हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरी जो एक्सरसाइज है उनकी यहाँ मध्य प्रदेश की यात्रा की, उसमें वो ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर कितना मध्य प्रदेश में चलेगा, कितना काम करेगा, किन मुद्दों को लेकर एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है, उनको हम समय रहते कैसे उन पर हम काबू पा सकते हैं। और मंत्रियों से इंटरेक्शन का भी उनका एक ही उद्देश्य होगा कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी क्या है, आपने कौन से अच्छे काम किए हैं या किस विभाग में आप कर रहे हैं, आपने क्या क्या उपलब्धि आपकी है। और वो शायद हो सकता है कि वहाँ से कुछ एजेंडा भी लेकर के आए कि आपने ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, पर अब अगले 1.5 साल में 1 साल के अंदर आपको ये काम जरूर करना है, जिससे कि एंटी इनकम्पेंसी कम हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से राज्य में सत्तारूढ़ हो और उसका फायदा उनको 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसको लाभ मिले।
सर, जब भी चर्चा में परफॉर्मेंस की बात होती थी, चाहे वो सत्ता और संगठन और बीजेपी के बीच की बैठक हो, समन्वय बैठक हो या दूसरे फोरम पर, मुख्यमंत्री हमेशा अपनी कैबिनेट का हौसला बढ़ाते रहे कि उनकी टीम का परफॉर्मेंस बेहतर चल रहा है। कोई बड़ा उलटफेर न करते हुए छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट करते गए हैं। लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, चाहे वो मोदी सरकार की नीतियों से जुड़े हों या राज्य सरकार के सामने चुनौती खड़े हो रहे हों, वो कौन से मंत्री होंगे जिनके परफॉर्मेंस, जिनका लंबा अनुभव है या अनुभव नहीं है, और अगर वो कहीं ना कहीं चर्चा में रह रहे और अपनी बात नहीं कह पाते, तो वो चेहरे कौन से होंगे और वो योजनाएं कौन सी होंगी जिस पर अमित शाह को मध्य प्रदेश के मंत्रियों को संतुष्ट करना होगा, वो भी जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे। देखिए राकेश जी, इसमें अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, तो इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पहले ये मानी जाती थी कि बामन बनियों की पार्टी है, वो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, इन सबको साथ लेकर के चलना चाह रही है। और जो उसने नारा दिया है कांग्रेस विहीन करने का देश को, तो मेरे ख्याल से ये तैयारी पूरी उसी की है। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो संपत्ति उइके का नाम जिस तरह से आया राज्यसभा के लिए, तो वो नाम बड़ा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए कि एक महाकौशल से ऐसी महिला कि जो असेंबली का इलेक्शन हार चुकी थी, 2 बार जिला पंचायत चुनाव जीती, और मेरी उनसे सीधी बात भी हुई थी संपत्ति उइके से। उन्होंने बताया था कि जब वो सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर थी, तब उनकी पहली मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि महाकौशल, महिला, आदिवासी, वो एक तो एडजस्टमेंट था। इस तरह से सकल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हरीश दिवेकर जी जुड़ गए। हरीश जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। जी राकेश जी, धन्यवाद। सर, शिवराज कैबिनेट के मंत्री यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से रूबरू होंगे तो इन मंत्रियों के सामने चुनौती क्या होगी? क्योंकि खासतौर से कई मंत्री ऐसे हैं जो लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे, एक ही विभाग में रहे या उनके विभाग बदलते रहे। कई मंत्रियों के अपने अधिकारियों से नहीं बनती थी और कई मंत्रियों की अपनी एक समस्या है। तो ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सामने होगा तो मंत्रियों के सामने आखिर क्या जिम्मेदारी बन जाती कि वो सरकार की दिशा सही है, क्या वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है, और मंत्री अपनी बात क्या उपलब्धियों के नाम पर क्या रख सकते हैं, और क्या चुनौती होगी जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने सीधे वो रूबरू होंगे? राकेश जी, आपने बड़ा पेचीदा सवाल किया है। एक सवाल के अंदर इतने सारे आपने कर दिए। एक्चुअली मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वो अपना रिपोर्ट कार्ड किस तरह पेश करें। कारण क्या है कि वो अफसरशाही इतनी हावी है कि मंत्री उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। उसका मुख्य कारण है मंत्रियों के अपने विभाग में पकड़ ना होना। मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित रह गए, और यही वजह है कि कई जगह आपने देखा होगा मुख्यमंत्री को लीड करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें, गौरीशंकर बिसेन की, तो वहाँ वो दिखते ही नहीं, शून्य नजर आते हैं। सीएम हर जगह खड़े रहते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ सीएम नजर आते हैं। मंत्रियों ने कहीं ना कहीं अपने आप पीछे खींचा, उसके पीछे अफसरों से तालमेल ना होना और विभाग की डीपली जानकारी ना होना, और अफसरों ने भी उनकी कमजोर नजर भापते हुए उनको ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित कर दिया है। सर, जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को हौसला बढ़ाने का कहा था कि आप लोग रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्या ये दिखता है? सीएम ने एक शुरुआत की थी कि मंत्री विभाग को जाने पहचाने, इसलिए कैबिनेट में कोई प्रपोजल आए उसके पहले मंत्री अफसर के साथ बैठ के पूरा प्रपोजल समझे और फिर वो खुद प्रेजेंटेशन दें। एक शुरुआत की 1-2 कैबिनेट में ऐसा देखने को मिला, लेकिन मंत्री जब लड़खड़ाने लगे तो अफसरों ने बात संभाली। बाद में मंत्रियों ने खुद अपने आप को पीछे कर लिया। अब आप चुनिंदा मंत्री की बात करें तो आप जयंत मलैया का नाम ले सकते हैं। जयंत मलैया जिनकी फाइनेंस में पकड़ है, वो एक मंत्री ऐसे हैं जो अपने विभाग के बारे में बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत गौरीशंकर शेजवार या गोपाल भार्गव, इसके अलावा कोई मंत्री हमें नजर नहीं आता जो कैबिनेट में बोल पाते हो या विभाग की समीक्षा बैठकों में बोल पाते हो। सारी लीड कमान जो है अफसर ही लेते हैं। मंत्री केवल एक उसमें हस्तक्षेप या थोड़ा बहुत और टीका टिप्पणी करने जैसी भूमि तक सीमित रहते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर मंत्री अधिकारियों की गैर मौजूदगी में अगर अमित शाह ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि आपकी अभी तक के मंत्री रहते हो उपलब्धि क्या है, तो मंत्री अपनी उपलब्धियों को किस तरह से पेश कर सकते? ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनके खाते में उपलब्धियां हो? आप कह रहे हैं कि जब भी हो शिवराज को सामने आना पड़ता है। मंत्रियों का परफॉर्मेंस होगा तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपने इस विभाग में क्या कायाकल्प किया है या आपके दिमाग में आगे क्या है प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक ये परंपरा रही है कि जितनी बार रिपोर्ट कार्ड, सीएम भी एक बार मंत्रियों से 1-to-1 कर चुके हैं, रिपोर्ट कार्ड का आपने सुना होगा, विधायकों से ये अफसरों से एक पूरा अपना एक होमवर्क तैयार करवाते हैं, उसे रटते हैं। वही भी इस प्रक्रिया इस बार होगी। अफसरों के साथ बैठ के होमवर्क तैयार होगा, अपनी उपलब्धियां क्या रही होंगी। एक रटा रटाया भाषण सरकार का पूरा तय रहता है,
वो कि हमने ये उपलब्धि की, विभाग की उपलब्धियां मंत्रियों को रटी हुई हैं जो जनता बीच में जाके बोलते हैं, लेकिन डीपली नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो ये अफसरों से होमवर्क तैयार कराएंगे, वही अमित शाह के सामने रखेंगे। अगर अमित शाह इनमें कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे, शायद मंत्रियों को बगले झांकना पड़ सकते हैं। हरीश जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी देर आप हमारे साथ लाइन पर रहे। हम लौट रहे हैं गणेश साकल्य जी के पास। गणेश साकल्य जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि बिना अधिकारियों के मंत्री चल नहीं पाते, चाहे वो कैबिनेट में ब्रीफिंग का हो या 1 to 1 उनकी कोई बात हो। ऐसे में मंत्रियों के सामने जो लंबा अनुभव है, उनकी उपलब्धियां, उनका लगातार मंत्री रहना है, विभाग बदलते रहे हैं, क्या चुनौती होगी मंत्रियों के सामने? क्योंकि अमित शाह की जो वर्किंग है, वो टास्क देते हैं, टास्क लेते हैं और गहराई तक जाते हैं कि आपका योगदान पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही कितनी असरदार रही है। मैं राकेश जी आपको अगर पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब मंथन पचमढ़ी में हुआ था जी, उस दौरान अनंत कुमार जी जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष ने सबने मिलकर के मंथन किया था और उस समय मंत्रियों का एक मंत्री का परफॉर्मेंस का टेस्ट हुआ था। जी। तो आपको स्मरण होगा कि 2 ही मंत्री उसमें टेस्ट में पास हो पाए थे। वेंकैया नायडू आए थे। वेंकैया नायडू तो वेंकैया नायडू नहीं, थे। अनंत कुमार थे पहले वाले में। हाँ, पहले वाले जो अच्छा, हाँ, 2 हुए थे। हाँ, 2 हुए थे। पहले वाले में अनंत कुमार थे, जिसमें मंत्रियों का टेस्ट उन्होंने लिया था और हर मंत्री से कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी चीज पूछी थी कि जो मंत्री जवाब नहीं दे पाए थे। उसमें अपने विभाग के परफॉर्मेंस के बारे में 2 ही मंत्री उस समय सफल हुए थे। एक उस समय राघव जी थे जो वित्त मंत्री थे और उनको वित्त पे पकड़ थी। दूसरा अनूप मिश्रा साबित हुए थे कि जो WRD पे उनकी पकड़ थी। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि कैबिनेट की जो बात कर रहे हैं, जिन मंत्रियों ने बहुत अच्छे तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कैबिनेट की बैठक में, आपको आश्चर्य होगा कि उनके डिपार्टमेंट बदल दिए गए। बदल क्यों दिए गए? कि अधिकारियों के दबाव में मंत्री के विभाग बदल गए यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में अफसरशाही इतनी हावी है कि ये जो हरीश भाई कह रहे हैं, हरीश दिवेकर जी, ये बिल्कुल सही है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है यहाँ पे और मंत्रियों का कद काफ़ी बोना है। यहाँ मंत्री काफ़ी बोने साबित हो रहे हैं अफसरों के सामने और हमेशा वो यानी रिक्वेस्टिंग मूड में रहते हैं या गिड़गिड़ाते रहते हैं मंत्री के सामने कि उनके छोटे छोटे कामों के लिए। चलिए एक बार फिर हम हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, एक मंत्री उस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का विधायक होता है, वो एक विभाग का मंत्री भी होता है, फिर एक प्रभारी मंत्री के तौर पर उसको कुछ जिले दिए जाते हैं, वहां उनका आना जाना एक सीमित, एक औपचारिकता हो जाती है। मंत्रियों के सामने आखिर अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह क्या है? उनका अनुभव नहीं होना, उनकी योग्यता नहीं होना, या परस्पर उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलना, या फिर वाकई में वो अधिकारियों के सामने असहाय, जो बात आपने कही और वही बात गणेश साकल्य जी ने कही? नहीं, साकल्य जी सीनियर है और जो उन्होंने मंथन की बात कही वो बिल्कुल सार्थक है। एक्चुअली में मंत्री अधिकारी सामने बोले इसलिए कि उनकी विभाग पर पकड़ नहीं है, उन्हें विभाग की जानकारी नहीं। मंत्री विभाग के अफसरों के साथ बैठ के विभाग की योजनाओं पर बात नहीं करते, उसकी जो प्रारूप तैयार होता है उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, तो इसी का फायदा अफसर उठाते रहे। आप आपका थोड़ा सा पीछे आए, सीएम साहब ने भी बोला कि कलेक्टरों को उल्टा टांग दूंगा, ये काफी प्रसिद्ध रहा। और आपको बड़ा हास्यास्पद स्थिति में आपको बताने जा रहा हूँ, चौंकाने वाली बात है कि सीएम यहाँ रेवेन्यू की बात के लिए कलेक्टर पर नाराज हो रहे हैं, वो सीएम ऑफिस के A+, A1 और सीएम मॉनिट के जो 1 to 1 विधायकों के मामले हैं, 4000 मामले लंबित हैं। इसके लिए अभी चंद्रशेखर बोरकर एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं सीएमओ में, उनको स्पेशली यही काम दिया गया कि वो कम से कम सीएम के काम तो करा लें। मंत्रालय के अफसर सीएम के काम नहीं सुन रहे हैं। ये पूरा एक चौंकाने वाला तथ्य है, जिसमें विधायकों के 1 to 1 के मामले हैं, जो विधायकों ने सीएम को दिए 1 to 1 के अपने क्षेत्रों के काम के। सीएम के A+ के मॉनिट के मामले हैं, A1 के मामले हैं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है मंत्रालय में। तो आप अफसरशाही हावी बात करेंगे, मंत्रालय के अंदर कोई नहीं सुन रहा है। सरकार के अंदर एक तरह से पूरी अफसरशाही इतनी हावी है कि ना मंत्री की सुन रहा है ना सीएम की सुन रहा है। 1 to 1 पॉइंट करके बात करते हैं तब कोई काम हो पाते हैं, अदरवाइज सब गोलमोल चल रहा है। चलिए हरीश जी, चाहूंगा थोड़ी देर और आप हमारे साथ जुड़े रहे। गणेश साकल्य जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अगर अफसरों के दबाव में ही ये मंत्री काम कर रहे हैं तो संगठन के प्रति उनका योगदान, पार्टी अध्यक्ष है वो निश्चित पूछेंगे कि संगठन को आपका योगदान क्या है। संगठन ने आपको चुनाव जितवाया, आपको मंत्री बनाया, तो उनके पास कहने को क्या होगा? देखिए, कहने को उनके पास जो उनके विभाग की जो छोटी मोटी उपलब्धियां हैं वो बता सकते हैं, मगर आपको मैं बहुत स्पेसिफिक बताना चाहता हूं कि ये सारी चिंता क्यों हो रही है। क्योंकि किसान आंदोलन जो भी हुआ और इसके कारण जो पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, इससे सरकार की चिंता जायज़ हुई है। और आपको ये बताता हूँ कि राजस्व के जो मामले हैं, लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में लैंड रिफॉर्म्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और सबसे बड़ा इश्यू अगर ग्रामीण इलाकों में आज की तारीख में कोई है तो वो लैंड रिफॉर्म्स का है।
आज सीमांकन के लिए लोग किसानों को भटकना पड़ रहा है जरा से काम के लिए। सीमांकन में स्थिति ये हो गई है आज की तारीख में कि पहले जरीफ से उनकी नफ्ती होती है जमीन की, अब मशीन से होती है। मशीन से जो काम करने वाले हैं उनके एक्सपर्ट ही नहीं उनके पास। तो ये होता है कि दिन भर वो जाते हैं, घूम फिर के आराई पटवारी चले आते हैं और जमीन का उनकी सीमांकन नहीं हो पा रहा। इसके कारण गांव में बड़े बड़े विवाद खड़े, छोटे छोटे विवाद जो है बड़ा रूप लेते जा रहे हैं और आगे चल के मध्य प्रदेश में ये बहुत खराब स्थिति बनने वाली है जमीनों को, बंटवारों को लेकर के, सीमांकन को लेकर। तो इस पे अब इनकी चिंता इसलिए जायज़ हुई है, या चिंता कर रही सरकार, कि उसको समझ में आ गया कि अगर किसानों का जो इस तरह मूवमेंट हुआ है, अगर ये आगे इसी तरह चलता रहा तो आगे चल के ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। साकल्य जी, हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरजा शंकर जी जुड़ गए हैं। गिरजा शंकर जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। नमस्कार सर, अमित शाह का दौरा थोड़ी दूर है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और अब रोहतक पहुंच रहे हैं, कि मंत्रियों से सीधे रूबरू होंगे। हो सकता है संवैधानिक तौर पर, लेकिन जो भी सवाल खड़े हों, लेकिन अगर रूबरू होंगे तो बड़े लंबे अनुभव मंत्रियों के पास हैं जो कई चुनाव जीते हैं, लेकिन नौकरशाही के वो अपना काम नहीं करवा पाते हैं, या वो ये कहते हैं कि यह हावी है। तो अमित शाह के सामने जब मंत्री होंगे तो वो सिर्फ सियासी तौर पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात होगी, या विभागीय तौर पर पार्टी के प्रति योगदान को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में मंत्रियों के सामने आखिर चुनौती क्या होगी जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने जब वो सामने खड़े होंगे? भाई, पहला सवाल तो ये होगा उनके अपने परफॉर्मेंस का, कि वो अपने विभाग में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और उनके कामों का चुनाव पर क्या पॉजिटिव असर पड़ रहा है। जो अमित शाह का दौरा है, जो पूरे देश में कर रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है, पूरे देश में कर रहे हैं और 3 दिन हर राज्य को दे रहे हैं। वहां पर वो केवल मंत्रियों से नहीं मिल रहे हैं, संगठन के हर स्तर पर वो कोर ग्रुप है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो हर फोरम पर जाएंगे संगठन के, लेकिन उनमें मंत्री भी जुड़ गए हैं। तो सरकार बीजेपी की लगातार यहां पर है, मंत्रियों के पास कुछ ऐसा होगा जो वो अपने योगदान को संगठन के प्रति, सरकार के प्रति बता सके कि ये हमने हमारी उपलब्धियां ये हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, जब भी इस तरह के रिव्यू होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री वो रिव्यू करें, चाहे दिल्ली में हाईकमांड करे या कहीं और करे, एक पुस्तिका छप जाती है उपलब्धियों की और वो पुस्तिका वहां भेंट कर दी जाती है। उसके आगे उनके जो दूसरे योगदान है उस पर तो कभी चर्चा होती नहीं। और उसी के बीच में बिटवीन द लाइंस जो अच्छा संगठन करता होता है, अच्छा संगठन नेता होता है, वो बिटवीन द लाइंस पढ़ लेता है और 2-4 सवालों के जवाबों से वो आकलन कर लेता है कि इस मंत्री का परफॉर्मेंस, उसका अपना योगदान कितना क्या रहा है। और यही प्रक्रिया अमित शाह 1 to 1 लोगों से बात करके हर राज्यों में जाकर वो जो समझ रहे हैं वही प्रक्रिया में वो भोपाल आएंगे। सर, लेकिन एक जो उनके अभी तक के जो दौरे हैं उसमें से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, या वो जो कहते हुए बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले कहां जो सबसे पहले मुख्यमंत्री उसको लेते हैं और पूरा करते हैं। शायद ये सवाल भी हो सकता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कैसे है। तो उस मापदंड पर और जो शिवराज की अपनी योजनाएं हैं, जिनकी जमीनी हकीकत पर कुछ सवाल अचानक खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के तौर पर हो या सरदार सरोवर के तौर पर हो या फिर कोई और दूसरी वजह हो, ऐसे में सर चुनौतियां क्या होगी मंत्रियों के सामने? नहीं, मंत्रियों को तो बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको दी गई है। यदि कोई मंत्री 12 साल से चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी, तो कई मंत्री तो ऐसे हैं जो उसके पहले भी मंत्री रहे हैं, तो उनसे ज्यादा लंबा अनुभव है। तो इतने सालों में आपने क्या परफॉर्म किया, क्या सीखा और उसका लाभ संगठन को और सरकार को किस तरह से मिला, और आने वाले चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए ये पूरा का पूरी जो कवायद है वो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, वो 2019 को होने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर तमाम चीजें हो रही हैं। क्योंकि अगला 2019 का चुनाव बीजेपी को और बेहतर परफॉर्म करके जीतना है, ये उनका लक्ष्य है। और इसीलिए वो एक एक राज्य में जाकर एक एक संगठन के लोगों से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर, सरकारों से मिलकर, इंक्लूडिंग आप देखेंगे कि दौरे के दौरान वो प्रमुख पत्रकार और संपादकों से भी रूबरू होंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो इन तमाम के जरिए एक फीडबैक लेने की कोशिश है उनकी, और फीडबैक लेने के साथ साथ उनकी अपनी प्राथमिकता क्या है। जैसे उन्होंने एक राज्य में जाकर कहा कि टिकट न मुख्यमंत्री बांटेंगे न मैं बांटूंगा, जो सर्वे के आधार पर आएगा टिकट उस तरह बंटेगी। यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उस सर्वे के मुताबिक चुनाव हार रहा है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो जो कुछ उनको जो उनके पास रोड मैप है वो रोड मैप भी रखेंगे
और आने वाले समय के लिए उस रोड मैप पर कैसे चलेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, संगठन के लोग, ये भी वो बताएंगे। तो इसलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार फिर हम हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे कौन से मंत्री हैं जो वाकई में कसौटी पर खरे उतरे या नहीं उतर पाए हैं कुछ योजनाओं को लेकर के, जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए? राकेश जी, यहाँ पर एक बड़ा फिर आपने पेचीदा सवाल कर दिया। मैं उदाहरण दूंगा गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव का पंचायत में अच्छी पकड़ मानी जाती है और पंचायत के नॉलेज भी है, रखा है उनका काफी है और काफी वरिष्ठ मंत्री हैं। इसके बावजूद पंचायत सचिवों का आंदोलन हुआ, पूरी सरकार हिल गई। जी हाँ। मुख्य वजह अफसरशाही रही और अफसरशाही को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी वरदास्त है, तो इसलिए अफसर मंत्रियों को क्रॉस करने में चूकते नहीं है। हरीश जी, हम रोकना चाहेंगे हमारे साथ दीपक जोशी जी, शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण जो सहयोगी हैं, दीपक जोशी जुड़ गए। दीपक जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। जी नमस्कार सर, अमित शाह आ रहे हैं और मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर आप जैसे सभी मंत्री अमित शाह से रूबरू होंगे, जो कम से कम दूसरे राज्यों से खबर आ रही है। आपके विभाग में उपलब्धियों के नाम पर बहुत कुछ है या फिर कुछ तैयारी करने की दिशा में आप आगे मजबूर होंगे? नहीं, देखिए मेरे पास जो विभाग है उसमें स्किल डेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण नारा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के साथ मेक इन इंडिया। अभी आपको याद होगा कि आईटीआई जो कि प्रारंभिक रूप से रोजगार से जुड़ने वाला सीधा संस्थान होता है, पहले मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमने आईटीआई की पढ़ाई, रोजगार की पढ़ाई चलो आईटीआई का अभियान जो शुरू किया और उसके बाद हमने अपना एक स्किल का प्रोग्राम बनाया मध्य प्रदेश ने, जिसमें 5 लाख लोगों को हमको स्किल करना है 1 साल के अंदर। 2 योजनाएं हमने चलाई, एक प्रधानमंत्री कौशल मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और दूसरा मुख्यमंत्री कौशल्यम योजना, जो हमने छात्राओं के लिए चलाई। हमारी कोशिश थी कि 5 लाख रजिस्ट्रेशन हम 10 तारीख तक कर लें ऑनलाइन, लेकिन आपको सुन के मतलब अच्छा भी लगेगा कि हमने 5,40,000 रजिस्ट्रेशन की है। अब इसके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के कार्यक्रम हम अपने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और सरकारी संसाधनों में शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि संसाधन कम पड़ेंगे तो हम निजी क्षेत्र के लोगों को भी कहने के आमंत्रित करके ये कार्यक्रम सौंपेंगे। इसमें 70% लोगों को हम स्किल के साथ साथ प्लेसमेंट का कार्यक्रम भी हमने हाथ में रखा। कम से कम 70 को हम प्लेसमेंट देंगे। मतलब आप मानसिक तौर पर तैयार है पूरी तरह से कि अमित शाह से जब रूबरू होंगे तो आपके पास बहुत कुछ होगा? क्या पूरी टीम को इस तरह की कोई तैयारी करने को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं? नहीं, देखिए मैंने बताया ना, हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम का कहने के जनता में जो फीडबैक आता है वो भी अच्छा आ रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो विभाग के कार्य हैं उनको माननीय अध्यक्ष जी अगर पूछेंगे तो हम रखेंगे। चलिए, समय अभाव है। दीपक जोशी जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गिरिजा शंकर जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरीश दिवेकर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश साकल्य जी, आपने दीपक जोशी की बात सुनी, उनके विभाग में वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है। आपने गिरिजा शंकर जी को भी सुना और कुछ सवाल बड़ी बारीकी से हरीश जी ने खड़े किए। क्या देखते हैं कि मंत्री मध्य प्रदेश के मानसिक तौर पर या अपने परफॉर्मेंस को लेकर के कोई ऐसा मन मतलब बना चुके हैं कि यार वाकई में हम कुछ अगर जब रूबरू होंगे तो जो रखेंगे तो उससे हमारा भी और सरकार का भी कहीं ना कहीं एक पीठ थपथपाई जाएगी? देखिए राकेश जी, हमेशा होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब पिछली बार चिंतन मंथन हुए तो एक सवाल एक मंत्री से पूछा गया था कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में आपने एक कौन सा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जी? तो आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में एक भी आज तक एक्सप्रेस हाईवे नहीं बन पाया। ठीक है ना? तो इस तरह की कई चीजें हैं कि जो बताने के लिए नहीं है। जैसे अभी दीपक जोशी जी बता रहे हैं कि कौशल विकास की बात कर रहे हैं। कौशल विकास के जितने भी सेंटर मध्य प्रदेश में खुले हैं अभी, वहां जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं उनके आईडी और पासवर्ड अभी तक बन नहीं पाए, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब वो बच्चे क्या करेंगे वहां पर एडमिशन लेकर के? और 6-6 महीने से बच्चे पढ़े, आईडी पासवर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चर्चा को विराम दे उसके पहले एक चीज और हमारे दर्शकों को आप समझाइए। केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, फंड को लेकर के कोई दिक्कत आती है? वो कहते हैं मंत्री जब भी आए दिल्ली परफॉर्म वो पूरी तैयारी के साथ आए, एक प्रपोजल बना कर आए जिससे कि केंद्र उनको पैसा दे सके। कई बार सुनने को मिला है कि तैयारी के साथ नहीं गए तो वो आर्थिक तौर पर मदद या पैकेज नहीं मिल पाया। राकेश जी, आपको पता है कि जो यूपीए सरकार थी उस समय सरकार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया के तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद धरने पे बैठे थे, उन्होंने अनशन पे बैठे थे और कहा था कि हमें
कोयला नहीं मिल रहा है, इसके लिए पैदल मार्च किया था। पैदल मार्च किया था, किसानों के लिए उन्होंने बिजली को लेकर के रोशनपुरा पे बैठे थे, है ना। तो इस तरह की मैं ये जानना चाहता हूं कि मंत्री ठीक है, अलग अलग फोरम पर मंत्री की भूमिका बदल जाती है, अध्यक्ष के सामने भी एक अलग होगी, मुख्यमंत्री के सामने अलग होगी, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार है, ये आरोप लगते रहे कि तैयारी के साथ आप नहीं आते योजनाओं को लेकर के, तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ अधिकारियों पर भरोसे में रहना या मंत्रियों का अपना विवेक काम नहीं कर पाता, उनकी दूरदर्शिता के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं? तैयारियों के साथ भी जाएं अगर, तो पहली बात तो यह है कि वहाँ जो बैठे लोग हैं, एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में करीब 75 अफसर वहाँ हुआ करते थे, आज 50 अफसर भी वहाँ पे नहीं है। तो बहुत बड़ा फर्क ये पड़ता है कि मंत्री तो वहाँ सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं आपके लिए, मगर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली की, वो मध्य प्रदेश को कितना फंड देना चाहती है, देना नहीं चाहती है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीजें वहां जब जाकर के रुक जाती हैं, जब यहां से प्रस्ताव जाता है और वहां जाके अटक जाता है वो। चलिए गणेश साकले जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे थे, अमित शाह के दरबार में मंत्री, अमित शाह का दौरा दूर है, लेकिन मंत्रियों के बीच में मंत्रियों को यह दौरा काफी कुछ सोचने को मजबूर करेगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संभवतः बीजेपी की 13 साल की सरकार रहते पहली बार पूरे मंत्री बैठेंगे और सवाल परफॉर्मेंस को लेकर के होंगे, और आगे का रोड मैप मिशन 2019 तो 2018 उसके पहले है। देखना होगा कि शिवराज और उनके कैबिनेट के मंत्री जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू होंगे, जिनके पास संगठन का फीडबैक आ चुका होगा, तो निजी सर्वेक्षण के जरिए भी वो कहीं ना कहीं मंत्रियों के कामकाज और उनकी गहराई पे जा चुके होंगे, तो मंत्रियों के पास कहने को, बताने को, बोलने को और अपनी उपलब्धियां रखने को आखिर क्या उनके पास होगा। बड़ा सवाल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को, नमस्कार।